हेलो एवरीवन, शिक्षा सप्तक में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री में हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर के पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था नामनोमेक्लेचर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नामकरण को सीखा था हम लोगों ने। आज हम लोग सीखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग कुछ कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। देखते हैं वो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं और एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज, ये केमिकल प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़ते हैं ये होता है कंबशंस। कंबशंस जिसे आप दहन बोलते हो, दहन। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी जो आती है उसे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण बोलते हैं आप, ऑक्सीकरण। तीसरी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात हम लोग करते हैं तो ये एडिशन रिएक्शंस, एडिशन, संकलन, संकलन अभिक्रियाएं। चौथी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात हम लोग करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन। अब पांचवी केमिकल प्रॉपर्टी की जो बात कर रहे हैं तो वो होता है एलिमिनेशन, एलिमिनेशन, विलोपन। विलोपन अभिक्रिया हम लोग सीखेंगे, विलोपन की बात करेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टी को हम लोग 5 कैटेगरी में डिवाइड कर लिए। कंबशंस, दहन, पहली केमिकल प्रॉपर्टी दहन पढ़ेंगे, फिर ऑक्सीकरण, फिर संकलन, फिर प्रतिस्थापन, फिर विलोपन। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं कि ये केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे इन्वॉल्व होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। पहली केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं दहन की। तो बेटा जितने भी ईंधन हैं, जितने भी ईंधन हैं जो भी जलते हैं, जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है, वो सारे ईंधन लगभग हाइड्रोकार्बन होते हैं। जैसे जो गैस ईंधन है जिनसे खाना बनता है ये भी हाइड्रोकार्बन होती है। पेट्रोलियम, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन ऑयल है, ये जितने भी ईंधन हैं, जो भी हमको ईंधन के रूप में जो भी पेट्रोलियम हम यूज करते हैं, सारे हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि ये हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ जलता है। ऑक्सीजन के साथ जब जलता है तो हमें ढेर सारी मात्रा में ऊर्जा मिलती है और ऊष्मा निकलती है प्रकाश के रूप में। कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। तो कंबशन में क्या होता है कि कार्बन अपने सभी अपरूप में ऑक्सीजन के साथ जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है और ढेर मात्रा में, अधिक मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। ये कंबशन की बात होती है। अगर हम लोग दहन की परिभाषा की बात करें तो हम लोग कहेंगे कि कार्बन अपने सभी अपरूप में, अपने सभी अपरूप में, सभी अपरूप में ऑक्सीजन के साथ जब जलता है, ऑक्सीजन के साथ जलता है, ऑक्सीजन के साथ ये जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है और प्रकाश उत्पन्न होता है। ये दहन का मेन परिभाषा है। अगर आपसे दहन की परिभाषा पूछी जाए तो आप कहेंगे कार्बन अपने सभी अपरूपों में जब ऑक्सीजन के साथ जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है और अधिक मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसे दहन अभिक्रिया कहते हैं, जिसे दहन अभिक्रिया कहा जाता है। तो कार्बन अपने सभी अपरूपों में, मतलब कार्बन के जितने भी यौगिक बनेंगे वो सारे अगर ऑक्सीजन के साथ जलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होगा। तो पहले कार्बन की ही बात कर लेते हैं। कार्बन की बात हम लोगों ने मेटल एंड नॉन मेटल में सीखी हुई थी। मेटल और नॉन मेटल में हम लोगों ने देखा था कि कार्बन जब भी ऑक्सीजन के साथ जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है और ऊष्मा निकलती है, हीट निकलती है। तो पहली बात हम लोग कार्बन की ही कर लेते हैं। कार्बन की बात, कार्बन जब जलता है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ जब कार्बन जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और वो हीट निकलती है,
हीट निकलती है। दूसरा, कार्बन के जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, ईंधन, दूसरी बात हम लोग कहते हैं जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं, जितने भी ईंधन होते हैं, सारे ईंधन आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं, चाहे वो केरोसिन ऑयल हो, चाहे वो ईंधन गैस हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो। तो यह भी क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ जलते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ जलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ऊष्मा निकलती है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन भी होता है, तो यहां पर कुछ नमी भी उत्पन्न होती है, मतलब वाटर के फॉर्म में भी आपको प्रोडक्ट मिलता है। तो दूसरा, अगर हाइड्रोकार्बन है, कार्बन अपने आप रूप में हाइड्रोकार्बन के रूप में रहता है, हाइड्रोकार्बन के रूप में अगर कार्बन है, तो ये ऑक्सीजन के साथ जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, वाटर नमी के रूप में जल होता है और हीट निकलती है, ऊष्मा निकलती है। तो ये हुआ कि अगर हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ जलता है, तो हाइड्रोकार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, नमी के रूप में वाटर आपको मिलेगा और अधिक मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होगा। अब ये हाइड्रोकार्बन जो होगा, हाइड्रोकार्बन के बारे में आप सीख के आए हो कि हाइड्रोकार्बन वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन उत्पन्न होते हैं, जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन रहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन आपका एल्केन होता है, एल्कीन होता है, एल्काइन होता है, 3 हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो एल्केन जो होता है वो संतृप्त होता है, वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। एल्कीन और एल्काइन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो मान लीजिए कोई भी हाइड्रोकार्बन आपका है, जैसे मान लीजिए कि आपका C2H6, ये आपका हाइड्रोकार्बन है, इसे आप एथेन बोलोगे। एथेन को जब आप जलाओगे, एग्जाम्पल है, एथेन को जब आप जलाओगे ऑक्सीजन के साथ, जलाओगे, जलने पर ऑक्सीजन के साथ जब आप एथेन को जला रहे हो, एथेन हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन जब भी ऑक्सीजन के साथ जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, नमी के रूप में वाटर रहेगा और ऊष्मा निकलेगी और प्रकाश रहेगा, हीट रहेगी आपके पास। तो इसको आप संतुलित भी कर सकते हो, इसको आप संतुलित कर लीजिएगा, लेकिन मेन प्रोडक्ट यही रहेगा कि जब आप कोई भी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, नमी के रूप में वाटर रहेगी और हीट उत्पन्न होगी। अब हाइड्रोकार्बन जो आपका होगा, ये हाइड्रोकार्बन 2 तरह से हो सकते हैं, या तो सेचुरेटेड होगा या अनसेचुरेटेड होगा। जो हाइड्रोकार्बन आपका होगा, हाइड्रोकार्बन जो होगा आपका, हाइड्रोकार्बन जो आपके होंगे, ये हाइड्रोकार्बन 2 तरह से होंगे। या तो ये हाइड्रोकार्बन संतृप्त हो सकता है, या ये हाइड्रोकार्बन आपका असंतृप्त हो सकता है। या तो ये सेचुरेटेड रहेगा या ये अनसेचुरेटेड रहेगा, या तो ये सेचुरेटेड रहेगा या फिर ये अनसेचुरेटेड रहेगा, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहेगा। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपने बात किसकी की थी? एल्केन की। एल्केन जो होता है, जिसका फार्मूला सीधा सीधा CnH2n+2 टाइप का होता है, ये हाइड्रोकार्बन अगर आपको मिलता है तो ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। और अनसेचुरेटेड में आपका एल्कीन और एल्काइन होता है, एल्कीन और एल्काइन होता है। एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n और एल्काइन का जो आपका फार्मूला होता है वो होता है CnH2n-2, यही ना होता है। अगर हाइड्रोकार्बन आपका एल्कीन हो या एल्काइन हो तो ऐसा हाइड्रोकार्बन क्या कहलाएगा? ऐसा हाइड्रोकार्बन कहलाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोगों ने सीखा। हाइड्रोकार्बन हमारे पास 3 थे, 3 हाइड्रोकार्बन हम लोगों ने पढ़ा था, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, जिसमें एल्केन जो होता है वो संतृप्त होता है, एल्कीन और एल्काइन
असंतृप्त होते हैं। अब हम लोगों ने इसका कारण भी जाना था। कारण ये जाना था, मिटा रहे भाई कारण ये जाना था कि जो एल्केन होते हैं, एल्केन में कार्बन की जो चारों वैलेंसी होते हैं, क्योंकि टेट्राहेड्रल वैलेंसी रखता है कार्बन, एल्केन में कार्बन की चारों वैलेंसी 4 सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई होती है। अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन में कार्बन की चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई है तो वह हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है। लेकिन अगर कोई हाइड्रोकार्बन ऐसा है जिसमें कार्बन की चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से नहीं सेटिस्फाई है, कहीं कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, तो ऐसा हाइड्रोकार्बन कहलाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो मान लीजिए एग्जाम्पल की बात हम लोग करते हैं। अगर ये आपका कोई कार्बनिक यौगिक है, 4 कार्बन की फंक्शनल चेन है, 4 कार्बन का कोई कार्बनिक यौगिक है और कार्बन की सारी वैलेंसी 4 वैलेंसी होती हैं। देखिए चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से, ये चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से, यहां भी चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से, यहां भी चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है तो सिंगल बॉन्ड से आपका हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। तो यहां पर सारी कार्बन आप देखें, सारी कार्बन का जो चारों वैलेंसी हैं, चारों संयोजकता जो है वो सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई है। यहां सभी कार्बन में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, तो ऐसा कार्बन कहलाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब अगर कोई हाइड्रोकार्बन ऐसा हो, कोई हाइड्रोकार्बन ऐसा हो जिसमें कार्बन कार्बन के बीच कहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच में कहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो ऐसा हाइड्रोकार्बन होगा, ऐसा हाइड्रोकार्बन जो होगा इसमें कार्बन की सभी वैलेंसी, इस कार्बन की तो चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से हैं, लेकिन यहां देखें इस कार्बन की चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से नहीं है, ना इस कार्बन की चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से हैं, और इस कार्बन की तो चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से। तो इसमें देखें सभी कार्बन की चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से नहीं है, ये बीच वाली जो कार्बन है इनकी वैलेंसी डबल बॉन्ड से है, तो ऐसा हाइड्रोकार्बन कहलाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहां देखें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो यहां भी कार्बन की सारी वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से नहीं सेटिस्फाई है, यहां कार्बन और कार्बन के बीच की वैलेंसी जो है वो ट्रिपल बॉन्ड से सेटिस्फाई है, तो ये भी हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। ये हाइड्रोकार्बन भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन रहा और ये हाइड्रोकार्बन भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन रहा। ठीक, अब देखें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, लैक ऑफ हाइड्रोजन हो जाती है, हाइड्रोजन की कमी हो जाती है। जब कार्बन को अपनी चारों वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन नहीं मिलते, तब कार्बन क्या करता है, अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए कार्बन कार्बन के बीच में एक से अधिक बॉन्ड बना लेता है। जैसे यहां पर देखें इस कार्बन की 4 संयोजकता को सेटिस्फाई करने के लिए कार्बन को 2 हाइड्रोजन की जरूरत थी, जबकि कार्बन को मिली केवल 1 हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन को भी 1 हाइड्रोजन मिली, तो एक वैलेंसी इसकी सेटिस्फाई नहीं रही, तो उस वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए ये कार्बन खुद के बीच में डबल बॉन्ड बना लेती हैं। यहां पर देखिए यहां केवल सिंगल बॉन्ड है, बाकी 3 बॉन्ड था। जिस कार्बन को, इस कार्बन को अपना सिंगल सिंगल बॉन्ड से अटैच होने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए थी, इस कार्बन को भी 2 हाइड्रोजन चाहिए थी, जबकि एक भी हाइड्रोजन नहीं मिली, तो इन्होंने वो 2 बॉन्ड अपने बीच में बना लिए। अब ये असंतृप्त हो गए, मतलब पूरी तरह से ये संतुष्ट नहीं है। अगर यहां हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी तो ये अपनी अनसैचुरेटेड पोजीशन को छोड़ देंगे। असंतृप्त का मतलब ये है कि अगर कहीं से इनको हाइड्रोजन मिल रही है तो ये अपने बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे और संतृप्त अवस्था में आने की कोशिश करेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप देखें कंबशंस में इसका क्या मतलब था, कंबशंस में ये क्यों आए। कंबशंस में जो होता है, कंबशंस में ये कहा जाता है कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के जो ईंधन होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के जो ईंधन होते हैं उनको अगर हम जलाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को अगर हम वाटर ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो उनकी फ्लेम जो निकलती है, उनकी ज्वाला जो निकलती है वो स्वच्छ निकलती है, क्लीन फ्लेम निकलती है।
अगर हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जला रहे हैं, अगर संतृप्त हाइड्रोकार्बन जलाई जाती है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन अगर जलाई जाती है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ जब जलती है तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, वाटर नमी के रूप में रहता है, और जो ये फ्लेम निकलती है, उष्मा जो होती है, हीट, ये फ्लेम के रूप में निकलती है, ज्वाला के रूप में निकलती है। तो ये जो जलती है उष्मा जो ज्वाला के रूप में निकलती है, स्वच्छ होती है, ये स्वच्छ ज्वाला के रूप में जलती है, तो ये क्लीन फ्लेम होती है, स्वच्छ ज्वाला होती है, स्वच्छ ज्वाला होती है, क्लीन फ्लेम होती है, क्लीन फ्लेम होती है, ठीक है, क्लीन फ्लेम होती है। तो अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जल रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो उसकी जो फ्लेम होगी, उसकी जो ज्वाला होगी, उसकी जो लौ होगी, वो एकदम क्लीन होगी, मतलब ब्लू कलर की होगी, नीले कलर की। आप देखेंगे ध्यान से, जो घर में गैस होती है उसको जब आप जलाते हैं, तो घर की गैस जब जलती है तो आप उसकी ज्वाला को ध्यान से देखें, वो ब्लू कलर की जलती है, मतलब एकदम क्लीन उसकी ज्वाला होती है, उसकी फ्लेम क्लीन होती है। लेकिन अगर वो कभी रेड कलर की जलने लगती है, इसका मतलब उसका जो एयर का सुराख है वो खुला नहीं है, पूरी एयर वहां पर नहीं मिल रही है। एयर अगर पूरी नहीं मिलेगी तो वो ज्वाला क्या हो जाएगी, पूरी क्लीन नहीं रहेगी, अब वो पीली ज्वाला जलने लगेगी या लाल ज्वाला जलने लगेगी, ठीक है। अब अगर अनसैचुरेटेड, दूसरा, अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जलता है ऑक्सीजन के साथ, तो ज्वाला स्वच्छ नहीं रहेगी, स्वच्छ ज्वाला नहीं रहती है। अब क्या होगी, स्वच्छ ज्वाला नहीं रहेगी, ज्वाला का कलर जो होगा, फ्लेम का कलर जो होगा, वो फ्लेम का कलर रेड होगा या येलो हो जाएगा। अब कालिक लगने लगेगी बर्तन में, अब बर्तन में कालिक लगने लगेगी। मतलब अगर आप गैस पे खाना बनाते हो और गैस पे बर्तन जो है, अगर आपकी जो ज्वाला है, गैस आराम से वहां एयर पास हो रही है और गैस आराम से जल रही है, तो बर्तन में कहीं कालिक नहीं लगेगी। लेकिन अगर वहां एयर पास होने का कोई सुराख बंद हो गया है तो वहां पे पूरी एयर नहीं क्रॉस हो पाएगी, और अब की बार क्लीन फ्लेम नहीं रहेगी। क्लीन फ्लेम जब नहीं रहेगी तो वह फ्लेम या तो रेड रहेगी या येलो रहेगी। अब वह फ्लेम क्या करेगी, वहां पर कालिख लगा देगी, बर्तन के नीचे कालिख लगा देगी। अगर गैस के खाना बनाते समय बर्तन के नीचे कालिख लग जाती है, इसका मतलब अब की बार जो गैस आपकी है, उस गैस को एयर पूरी तरह से नहीं मिल रही। तो सीधा सीधा मतलब है कि अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जलता है ऑक्सीजन के साथ तो स्वच्छ ज्वाला के साथ जलेगा, और जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जलेगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जलेगा, तो वो स्वच्छ ज्वाला के साथ नहीं जलेगा, वो पीली ज्वाला के साथ जलेगा या लाल ज्वाला के साथ जलेगा। स्वच्छ ज्वाला का मतलब नीली ज्वाला, ठीक। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में केवल कुकिंग गैस तो होगी नहीं, पेट्रोलियम के जो होते हैं, पेट्रोल और डीजल जो गाड़ियां चलती हैं, पेट्रोल और डीजल की जो गाड़ियां चलती हैं, इनसे आप देखें कि पेट्रोल और डीजल जो होता है, पेट्रोल और डीजल, पेट्रोल और डीजल जिनसे गाड़ियां होती, ये अगर ऑक्सीजन के साथ जल रहे हैं, ये भी तो हाइड्रोकार्बन ही होता है ना भाई, हाइड्रोकार्बन ये भी होता है, हाइड्रोकार्बन ये भी होता है। ये पेट्रोल और डीजल मान लीजिए हाइड्रोकार्बन है आपके, ये ऑक्सीजन के साथ जल रहे हैं। तो ऑक्सीजन के साथ जब ये जलते हैं, ऑक्सीजन के साथ जब ये जलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है प्रदूषक के रूप में, ये नमी के रूप में वाटर रहती है, और आपकी हीट निकलती है, हीट निकलती है ना, आपकी गाड़ी चलती है। लेकिन ये देखें कि अगर आपका ऑक्सीजन एक्सेस में है, पूरी मात्रा में, ठीक है, अब यहां पर देखें पूरी मात्रा में ऑक्सीजन पहुंच रही है, ऑक्सीजन टैंक होता है इसमें, देखें आप जब
गाड़ियों में आप देखेंगे तो ऑक्सीजन की भी एक पाइप रहती है, एयर की भी एक पाइप रहती है, और वो इंजन के पास जो छोटा सा इंजन होता है जहां स्पार्क होता है वहां पर वो ऑक्सीजन की पाइप भी लगी रहती है। तो ईंधन आता है पेट्रोल या डीजल, हाइड्रोकार्बन, और क्या होता है आपकी ऑक्सीजन आती है एयर पाइप से, फिर क्या होता है वहां पे करंट निकलता है, प्लग रहता है, वहां पर फायर होता है। अब उस फायर से क्या होता है पेट्रोल और डीजल ऑक्सीजन के साथ जल जाता है। तो ऑक्सीजन के साथ जलता है तो ऑक्सीजन अगर एक्सेस मात्रा में है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, प्रदूषक के रूप में निकलती है, जो सिलेंडर से निकलती है प्रदूषक के रूप में निकलती है। फिर वाटर हल्का हल्का नमी के रूप में वाटर रहेगा और हीट रहेगी। आप देखेंगे इंजन गर्म होता है, हीट भी निकलती है। लेकिन अगर यही हाइड्रोकार्बन में ऑक्सीजन एक्सेस मात्रा में अब की बार नहीं है, हाइड्रोकार्बन पेट्रोल या डीजल के रूप में है, पेट्रोल या डीजल के रूप में ही आपका हाइड्रोकार्बन है, और ऑक्सीजन आपकी एक्सेस मात्रा में नहीं है, अब की बार ये एक्सेस नहीं है, लेस है, कम मात्रा में ऑक्सीजन आपको मिल रही है, ऑक्सीजन बाधित हो रही है, तो अब की बार ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बना पाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड जब बनाता है और वाटर बनता है और हीट निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। अगर ऑक्सीजन पूरी मिल रही है, ऑक्सीजन पूरी मिल रही है इसको जलने के लिए, हाइड्रोकार्बन पेट्रोल या डीजल को जलने के लिए पूरी ऑक्सीजन मिल रही है, एक्सेस मात्रा में ऑक्सीजन मिल रही है, तब तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। लेकिन अगर ये लेस मात्रा में मिलेगी, ठीक है, लेस मात्रा में मिलेगी, पूरी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही, तो अब की बार जो आपका उत्पाद होगा, प्रोडक्ट होगा, वो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। अब कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा प्रदूषक है कार्बन डाइऑक्साइड से, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा प्रदूषक है, ज्यादा प्रदूषण पैदा करेगा, तो इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब देखें ये जो सेचुरेशन और अनसेचुरेशन की बात हो रही है, इसमें एक बात और सीख लीजिएगा। ठीक है, देखें आपके किताब में बहुत थोड़ा सा है, केवल इसकी परिभाषा इतनी ही थी कि कार्बन अपने सभी अपरूप में ऑक्सीजन के साथ जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और अधिक मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसे दहन कहते हैं, और एक एग्जाम्पल उन्होंने दे दिया। लेकिन जो बच्चे आगे केमिस्ट्री को एज ए सब्जेक्ट रखना चाहते हैं या 10th लेवल पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, वो इन चीजों को भी जरूर पढ़ें। जो बोर्ड एग्जाम के लिए ही केवल जाना चाहते हैं वो इसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। अब देखें यहाँ पर सेचुरेशन अनसेचुरेशन का टेस्ट भी होता है, यहीं पर आप सीख लीजिए कि सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की टेस्ट कैसे होता है, ये सब भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के टेस्ट होते हैं। तो सेचुरेट हाइड्रोकार्बन के जो टेस्ट होंगे, टेस्ट परीक्षण, हाइड्रोकार्बन का हम लोग परीक्षण करते हैं और देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन आपका सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड है, संतृप्त है कि असंतृप्त है। तो हाइड्रोकार्बन का जो परीक्षण करते हैं उसके परीक्षण के लिए दो चीजें यूज करते हैं। एक तो बेयर अभिकर्मक यूज होता है, बेयर अभिकर्मक यूज होता है। बेयर अभिकर्मक होता क्या है, 1% क्षारीय KMnO4, ये बराबर आएगा भाई, इसको याद रखिएगा। अगर बेयर अभिकर्मक की बात करेंगे तो 1% क्षारीय अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, इसको कहा जाता है बेयर अभिकर्मक। अगर किसी सॉल्यूशन में 1% क्षारीय KMnO4 है, अल्कलाइन KMnO4 है, तो उसे बेयर अभिकर्मक की बात करते हैं। और दूसरा ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर Br2 वाटर, ये भी सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड के परीक्षण में काम आता है। अब जो क्षारीय KMnO4 है, बेयर अभिकर्मक है, ये पिंक कलर का होता है, पिंक कलर का होता है, इसका कलर गुलाबी होता है, पिंक होता है। और जो ब्रोमीन वाटर होता है ये लाल कलर का होता है, रेड कलर का होता है। अगर हाइड्रोकार्बन के साथ बेयर अभिकर्मक मिला और कलर चेंज हो गया, कलर पिंक कलर खत्म हो गया,
अगर बेयर अपकर्मक को हमने हाइड्रोकार्बन के साथ मिक्स किया और पिंक कलर खत्म हो गया, पिंक कलर जो हो गया, पिंक कलर जो था ये समाप्त हो गया, कलरलेस हो गया, पिंक कलर खत्म हो गया। जैसे ही मिलाया आपने ये कलरलेस हो गया आपकी बार, मतलब पिंक कलर खत्म हो गया। तो इसका मतलब ये अगर पिंक कलर खत्म हो गया तो हाइड्रोकार्बन आपका रहा अनसेचुरेटेड, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन रहा। अब कलरलेस का मतलब रंगहीन, ठीक है। यही बात यहां भी होगी। अगर आप ब्रोमीन वाटर को हाइड्रोकार्बन के साथ मिला रहे हैं और ये रेड कलर जो है वो चेंज हो जा रहा है, कलरलेस हो जा रहा है, रंगहीन हो जा रहा है, तो आपका जो हाइड्रोकार्बन होगा वो अनसेचुरेटेड होगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, ठीक है। इसका उल्टा आप जान लीजिए कि अगर ये कलर चेंज नहीं होता है, कलर चेंज नहीं हुआ, अगर कलर चेंज नहीं हुआ, पिंक का पिंक कलर ही रहा, तो हाइड्रोकार्बन आपका आपकी बार क्या होगा, सेचुरेटेड रहेगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन रहेगा। यही बात यहां भी रहेगी। कलर चेंज हो गया तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, अगर कलर चेंज नहीं हुआ तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो ये इंपॉर्टेंट है, खासकर कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आप जानिए कि कोई हाइड्रोकार्बन संतृप्त है या असंतृप्त है, इसका टेस्ट हम करते हैं बेयर अपकर्मक या ब्रोमीन वाटर से। बेयर अपकर्मक होता क्या है, 1% क्षारीय KMnO4, 1% क्षारीय KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट अगर है किसी विलयन में तो उसे हम बेयर अपकर्मक बोलेंगे। अगर किसी हाइड्रोकार्बन में बेयर अपकर्मक मिलाते हो तो बेयर अपकर्मक का जो पिंक कलर है वो चेंज हो जाए, कलरलेस हो जाए, तो ऐसा हाइड्रोकार्बन कहलाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। लेकिन अगर हाइड्रोकार्बन में आप बेयर अपकर्मक मिला दिए तो बेयर अपकर्मक का पिंक कलर चेंज नहीं हुआ, वो वैसे का पिंक कलर ही रहा, तो वो हाइड्रोकार्बन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहा होगा। इसी तरह से हम लोग ब्रोमीन वाटर की बात करते हैं। ब्रोमीन वाटर जो होता है उसका कलर रेड होता है। अगर हाइड्रोकार्बन के साथ मिलाया गया और रेड कलर खत्म हो गया, इसका मतलब जो हाइड्रोकार्बन रहा वो हाइड्रोकार्बन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहा। लेकिन अगर रेड कलर रहा, हाइड्रोकार्बन में मिलाने पर ब्रोमीन वाटर का रेड कलर ही रहा, तो हम कहेंगे कि जो हाइड्रोकार्बन है वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक, अब आगे की बात हम लोग करते हैं, दूसरी बात करते हैं। दूसरा जो हमारा रिएक्शंस है, दूसरा जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, पहली केमिकल प्रॉपर्टी आपने कंबशन से पढ़ ली, दहन पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया आपने। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हमारी दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी है ऑक्सीकरण, जिसे हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण पढ़ने से पहले आप ये जाने कि ऑक्सीकरण होता क्या है। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस जब आप पढ़ रहे थे तो उसमें आपने ऑक्सीकरण और रिडक्शन रिएक्शंस पढ़ी थी। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन जब हम लोगों ने पढ़ा था तो ऑक्सीडेशन में हम लोगों ने कहा था कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन रिमूव हो। तो यहां पर ऑक्सीजन जुड़ रही थी या हाइड्रोजन रिमूव हो रही थी। अगर किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन जुड़ती है या उस कंपाउंड से हाइड्रोजन रिमूव होती है तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। और हम लोगों ने यह कहा था कि अगर ऑक्सीजन मिल जा रहा है
किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन आके ऐड हो जा रहा है। जो बात यहां अपनी रिएक्शन में करेंगे वो बात ये करेंगे कि अगर कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है, तो यह अभिक्रिया जो हमारी होगी वह अभिक्रिया होगी ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। और जो पदार्थ या जो सब्सटेंस ऑक्सीजन ऐड करता है, कोई सब्सटेंस होगा जो ऑक्सीजन ऐड करेगा, जो सब्सटेंस ऑक्सीजन ऐड करता है उस सब्सटेंस को कहते हैं ऑक्सीकारक, उस सब्सटेंस को कहते हैं ऑक्सीकारक। तो इसमें होगा क्या, कोई सब्सटेंस होगा, इसमें कोई ऑक्सीकारक कंपाउंड होगा। ऑक्सीकारक कंपाउंड क्या कहेगा, इस सब्सटेंस में दूसरा सब्सटेंस एक बनाएगा, ये सब्सटेंस फर्स्ट मान लिया जाए और दूसरा सब्सटेंस हमारा बनेगा जिसे सब्सटेंस सेकंड मान लिया जाता है। अब ये ऑक्सीकारक पदार्थ क्या करेगा, ऑक्सीकारक पदार्थ में ऑक्सीजन रहता है और ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको दे देगा। अब ये ऑक्सीजन इसको ले लेगा तो ऑक्सीजन यहां एक्सेस हो जाएगी, यहां पर एक्सेस ऑक्सीजन हो जाएगी, ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी, इसमें ऑक्सीजन ऐड है। अगर ऐसा हो गया, कोई ऑक्सीकारक पदार्थ किसी सब्सटेंस को ऑक्सीजन देता है और सब्सटेंस ऑक्सीजन ऐड कर लेता है, तो इस सब्सटेंस का ऑक्सीकरण हो गया, इस सब्सटेंस का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, और जो ये ऑक्सीकारक पदार्थ है ये क्या करेगा, ऑक्सीजन देगा और दूसरा सब्सटेंस बनेगा जिस सब्सटेंस में पहले वाले सब्सटेंस से ज्यादा ऑक्सीजन रहेगी। इस अभिक्रिया को कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इसी अभिक्रिया को कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब यहां पर हम लोगों को दो बातें सीखनी है। एक बात तो ये कि कोई सब्सटेंस है जो सब्सटेंस ऑक्सीजन लेगा कि नहीं, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीजन को ऐड करेगा और कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीजन को ऐड नहीं करेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन ऐड करने वाले सब्सटेंस हमको मिलने चाहिए। पहली बात, किस कौन सा ऐसा होगा कंपाउंड, कौन सा ऐसा कंपाउंड होगा जिसका ऑक्सीकरण होगा, और दूसरी बात यह कि कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो ऑक्सीजन दे सकता है, जो ऑक्सीकारक के रूप में बिहेव कर सकता है। तो दो बातें हम लोग सीख ले, फिर इस अभिक्रिया को हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहली बात हम लोग को यह सीखना है कि कौन से सब्सटेंस हैं जो ऑक्सीजन ले सकते हैं, जिनका ऑक्सीकरण हो सकता है। तो इस बात को ध्यान से आप पढ़िएगा। हम लोगों ने जो नॉमेनक्लेचर में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़े हैं, कार्बनिक यौगिक पढ़े हैं, वो क्रम से हम लोगों ने पढ़ा। एल्केन, एल्केन का फार्मूला होता है C2NH2N+2, ये था आपका एल्केन, यही ना, एक तरफ से लिखें बेटा। पहला हम लोगों ने पढ़ा था CnH2n+2, इसे हम लोगों ने एल्केन बोला था, एल्केन। दूसरा जो पढ़ा था वो था CnH2n, इसे हम लोगों ने एल्कीन बोला था। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था CnH2n-2, इसे हम लोगों ने एल्काइन पढ़ा था, एल्काइन पढ़ा था। चौथा हमारा था एल्कोहल, जिसका फार्मूला होता था CnH2n+1O, इसे बोला गया था एल्कोहल, एल्कोहल। और चौथा जो आया, पांचवा जो आया था वो एल्डिहाइड और कीटोन थे। एल्डिहाइड और कीटोन का फार्मूला होता था CnH2nO, यही फार्मूला एल्डिहाइड का भी होता था CnH2nO, यही फार्मूला हमारा कीटोन का भी होता था। बस ये बात ध्यान रखिए कि कीटोन के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन आपको 3 चाहिए। अगर 3 से कम कार्बन है तो वो कीटोन नहीं बनाएगी। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन।
एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के फार्मूले होंगे CnH2nO, CnH2nO। एल्डिहाइड और कीटोन के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला होता है CnH2nO2। ये होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड। अब इतने हम लोगों ने कार्बनिक यौगिक पढ़े थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतने पढ़े थे नामांकित लेक्चर में। एल्केन पढ़ा था हमने, एल्कीन पढ़ा था, एल्काइन पढ़ा था, एल्कोहल पढ़ा था, एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ा था और कार्बोक्सिलिक एसिड। जनरल फार्मूला इसका हमने लिख दिया। अब ध्यान से इस जनरल फार्मूला को आप देखिए। इसके जनरल फार्मूले को आप अगर देखेंगे तो आपको कहानी समझ में आने वाली है। जनरल फार्मूले में देखें, यहां पर हाइड्रोजन है 2n+2, जबकि यहां पर हाइड्रोजन 2n है, तो मतलब हाइड्रोजन की संख्या कम हो गई, हाइड्रोजन की संख्या कम हो गई, हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया, हाइड्रोजन क्या हो गई, निकल गई। तो हाइड्रोजन का रिमूवल क्या होता है, ऑक्सीडेशन। या तो ऑक्सीजन का ऐड हो या तो ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन निकले, दोनों दशा में ऑक्सीडेशन होता है। तो अगर हम एल्केन से एल्कीन की तरफ आ रहे हैं तो एल्केन से एल्कीन अगर हमको मिलेगा तो क्या करना पड़ेगा, हमको ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। ठीक, एल्कीन से एल्काइन की बात करो, एल्कीन में 2n हाइड्रोजन थी, अब की बात 2 हाइड्रोजन और कम कर दी गई। तो अगर आप एल्कीन से एल्काइन की तरफ आ रहे हैं तब भी आप ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। अब देखें एल्कीन में ही अब आप क्या करेंगे, यहां पर जब आए एल्कोहल में, जब आप बात कर रहे हैं एल्कोहल की, एल्कोहल देखें आपका, अगर आपको यह जनरल फार्मूला नहीं समझ में आता तो आप कोई भी एक फार्मूला लिख के वहां पर देख लेंगे, जैसे CH3 CH2OH। यहां पर देखें आप, कार्बन आपका 1 2 कार्बन है, हाइड्रोजन देखें आपका 3 2 5 1 6 और एक ऑक्सीजन है। तो यहां पर देखें भाई 3 2 5 1 6, तो 2 ये हो जाएगा, ठीक है, CnH2n+2। तो ये आपका एल्कोहल का फार्मूला हो जाएगा। कुछ भी दूसरा भी लिख सकते हैं, CH3OH। यहां पर आप देखें कार्बन आपका 1 है, हाइड्रोजन आपका 4 है और ऑक्सीजन आपकी 1 है। तो ये जो जनरल फार्मूला एल्कोहल का हो गया CnH2n+2O। तो CnH2n+O इंटू O। तो यहां पर आप देखें कि एल्केन में ऑक्सीजन ऐड हो गई, एल्केन में आपने ऑक्सीजन ऐड कर दी, तो एल्केन में ऑक्सीजन आपने ऐड कर दी तो इसका क्या हो गया, आपका ऑक्सीडेशन हो गया। तो मतलब अगर हम एल्कोहल की तरफ आ रहे हैं तो भी क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडेशन। हम अगर बात करें आगे तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आपने किस में ऐड किया है, एल्कीन में। एल्कीन में जब आपने ऑक्सीजन ऐड कर दिया है तो क्या मिल गया आपको, एल्डिहाइड और कीटोन। और जब आपने इसमें एल्डिहाइड और कीटोन में फिर आपने एक ऑक्सीजन ऐड कर दी, एक ऑक्सीजन और ऐड कर दी, तो आपको मिल गया है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ध्यान से देखें, अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो या तो हम ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं या हम हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं। ऊपर से नीचे में 2 काम हो रहा है, या तो आप ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो या आप हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हो। तो मतलब हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अब देखो, अगर आपसे कहा जाए कि एल्कोहल का ऑक्सीकरण कर सकते हो आप, एल्कोहल का ऑक्सीकरण करोगे तो क्या बनेगा, तो एल्कोहल का आप ऑक्सीकरण करोगे तो आगे वाली चीजें बनेंगी, एल्डिहाइड बन सकता है, कीटोन बन सकता है और कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है। अगर आपसे कहा जाए कि एल्केन का ऑक्सीकरण करोगे तो क्या बनेगा, आप कहोगे एल्कीन बन जाएगा। एल्कीन का ऑक्सीकरण करोगे तो क्या बन जाएगा, एल्काइन बन जाएगा। लेकिन
अगर आपसे कहा जाए कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीकरण करके एल्कोहल बना सकते हो तो आप कहोगे नहीं। यहां पर देखो आप रिवर्स हो रहे हो ना, ऑक्सीजन कम हो रहा है, तो इसका आप ऑक्सीकरण नहीं कर पाओगे। अब क्या करोगे, अपचयन करोगे। अगर आप ऊपर से नीचे आओगे तो ऑक्सीडेशन होगा, और नीचे से ऊपर चलोगे तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो अगर आपसे कहा जाए कि एल्कोहल से आपने एसिड बना दिया तो आपने क्या किया, ऑक्सीकरण की अपचयन, तो आप कहेंगे कि हमने ऑक्सीडेशन किया। अगर कहा गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड से आप एल्कोहल बनाइए, तब आप क्या करोगे, तो आप कहोगे कि हमने रिडक्शन किया। एक बात और समझ लीजिए, ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस होती है वो आराम से हो जाती है, लेकिन रिडक्शन की प्रोसेस जो होती है वो बहुत डिफिकल्ट होती है। इसके लिए अलग से आपको रिएजेंट यूज करने पड़ते हैं। अगर आपको एसिड से अल्कोहल बनाना है तो ये टिपिकल प्रोसेस होती है, इसके लिए आपको पर्टिकुलर रिएजेंट यूज करने पड़ते हैं, जबकि ऑक्सीडेशन की प्रोसेस आराम से हो जाती है। अल्कोहल से अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना होता है तो आप आराम से चीजों को बना सकते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने समझा कि जो भी हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़े थे, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर हम एल्केन से लेके कार्बोक्सिलिक एसिड तक चले तो क्रम से ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, और कार्बोक्सिलिक एसिड से लेके एल्केन तक चले तो हमको क्या मिलेगा, रिडक्शन मिलेगा। कैसे मिलेगा ये बात आपने सीख ली। अब देखें, आपके जो एग्जाम्पल में देते हैं वो देते हैं एल्कोहल से एसिड बनाने की बात करते हैं, एल्कोहल से एसिड बनाने की बात करते हैं, यही ना बात करते हैं। एल्कोहल से बात की जाती है एसिड को बनाने की, तो एल्कोहल से एसिड बनाने की जब बात की जाती है तो क्या होना है, ऑक्सीडेशन होना है। अब आप देखिए कि एल्कोहल से एसिड डायरेक्ट नहीं बनता, एल्कोहल से पहले एल्डिहाइड बनता है फिर एसिड बनता है, क्योंकि एल्डिहाइड अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है। एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं वो अस्थायी यौगिक होते हैं, तो अस्थायी यौगिक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब हम लोग एल्कोहल से का ऑक्सीकरण करते हैं तो वो एल्डिहाइड या और कीटोन में चेंज होता है, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं वो अस्थायी यौगिक होते हैं, इसलिए वो अस्थायी यौगिक कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन का जो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं वो एग्जाम्पल में एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमको मिलता क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या एल्डिहाइड कीटोन नहीं बनता तो आपने कहेंगे कि नहीं बनता है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो अस्थायी होता है और एल्डिहाइड और कीटोन जो होता है वो अस्थायी अनस्टेबल यौगिक होते हैं, तो वो स्टेबल यौगिक कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाते हैं। अब एक बात हम लोगों ने सीख लिया कि ऑक्सीडेशन किसका होगा, ये बात हम लोगों ने सीख ली कि ऑक्सीडेशन किसका होगा। अब दूसरी बात ऑक्सीकारक को देखते हैं कि कौन सा कंपाउंड है, कौन सा यौगिक है जो ऑक्सीकारक करेगा, ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करेगा। ऑक्सीकारक यौगिक, ऑक्सीकारक यौगिक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनको बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं इनको, एजेंट बोलते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके हैं जिनको याद रखिएगा जो आपकी केमिस्ट्री को पार करेंगे। पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपका क्षारीय, जिनको बेयर अपकर्मक में आप पढ़ के आए हो, KMnO4, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। इनके पास ऑक्सीजन एक्सेस में होती है, ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं किसी भी यौगिक को। जब वो यौगिक ऑक्सीजन पाता है, ऑक्सीजन ऐड कर लेता है, फिर उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया क्षारीय KMnO4, अल्कलाइन KMnO4, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट। दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो आपका है वो है आपका एसिडिक, अम्लीकृत K2Cr2O7, पोटेशियम परमैंगनेट। यहां पे देखें के पोटेशियम मूलक है और Cr2O7 -2 ये परमैंगनेट मूलक है, सॉरी डाइक्रोमेट मूलक है। ये आपका डाइक्रोमेट है और ये आपका पोटेशियम है।
तो ये इसका नाम क्या हो गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये क्या हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट। तो अम्लीकृत K2Cr2O7 अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट या क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में बिहेव करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करेंगे। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ने के लिए हमको दो बातें जाननी थी कि किसका ऑक्सीडेशन होगा, ये बात हम लोगों ने सीख ली। अब ऑक्सीकारक के रूप में कौन आएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में कौन आएगा, ये बात भी हम लोगों ने सीख ली। अब हम लोग ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस पढ़ सकते हैं। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं। तो एग्जाम्पल में हम लोग कहेंगे कि एल्कोहल जो होता है CnH2n+2O, इसका ऑक्सीडेशन होगा, कौन करेगा, मान लीजिए आपका एल्कलाइन क्षारीय KMnO4 कर रहा है, KMnO4 कह रहा है, तो ये आपका बनेगा क्या, एसिड बनेगा, एसिड बनेगा। ठीक है, ये आपका एल्कोहल था, जिससे बन गया ये कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया एल्कोहल से। अब एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, CH3CH2OH, मान लीजिए कि ये आपका एल्कोहल है जिसका नाम होगा एथेनॉल, इसका आपने ऑक्सीडेशन करा दिया, क्षारीय KMnO4 लिया आपने, क्षारीय KMnO4 लिया आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। अब की बार दो कार्बन का एसिड बन जाएगा CH3COOH, दो कार्बन का एसिड आपका बन गया। और ये आपका क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम क्या होगा, एथेनोइक अम्ल ना, एथेनोइक अम्ल आपका बन गया, एथेनोइक एसिड आपका बन गया। अब ये मेन प्रोडक्ट आपका एथेनोइक अम्ल बन गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने ऑक्सीडेशन रिएक्शन सीख ली। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी एसिड लेके, आप कोई भी अम्ल लेके, एल्कोहल लेके, सॉरी कोई भी एल्कोहल लेके उसका एसिड बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब अगली रिएक्शन जो हम लोगों को पढ़नी होती है वह रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन, जिसे कहते हैं संकलन अभिक्रिया। मिटाते हैं बेटा, अगली अभिक्रिया हम लोग पढ़ते हैं संकलन अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस की बात करते हैं, संकलन अभिक्रिया की बात करते हैं। एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, संकलन अभिक्रिया बोलते हैं इसको, संकलन अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया। एडिशन रिएक्शन की बात हम लोग आगे वाले लेक्चर में करेंगे, लेकिन यहां पर यह जानिए कि संकलन, संकलन का मतलब ऐड करना, मतलब जोड़ना। और ऐड कब होगा कोई कंपाउंड, जब सिंगल वैलेंसी कोई खाली होगी। अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा है जहां पर सिंगल वैलेंसी से सारे एटम अटैच नहीं है, तो वो क्या करेगा, सिंगल वैलेंसी प्राप्त करने की कोशिश करेगा। तो ध्यान दीजिए, सैचुरेशन अनसैचुरेटेड की बात है। अब सैचुरेटेड में जब आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात हम लोगों ने की थी, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई होती हैं। तो अब देखो ये सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई है, तो ये और किसी को ऐड करने की स्थिति में नहीं है, और कोई इनसे ऐड नहीं होगा, और किसी को भी ये ऐड नहीं करेंगी। इसका मतलब जो भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे, जो भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे,
वो एडिशन रिएक्शन नहीं देंगे, क्योंकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की कार्बन की चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई होती हैं, तो ये एडिशन रिएक्शंस नहीं देंगे। अगर कोई एटम यहां ऐड होगा तो इसकी 5 वैलेंसी हो जाएगी और 5 वैलेंसी होती नहीं है। तो जो सेचुरेटेड होंगी, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगी, वो एडिशन रिएक्शंस नहीं देंगी। तो एडिशन रिएक्शंस में एक चीज ये सीखो, पहली चीज कि सेचुरेटेड जो होंगे, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ये एडिशन रिएक्शन नहीं देंगे, एडिशन रिएक्शन नहीं देंगे, ठीक है। अनसेचुरेटेड की बात करते हैं। अनसेचुरेटेड में क्या होगा कि कार्बन की सारी वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से अटैच नहीं है। यहां पे देखो, कार्बन की यहां की वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से नहीं है, डबल बॉन्ड से है। तो ये डबल बॉन्ड हमेशा ब्रेक करना चाहेंगे, हमेशा डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना चाहेंगे। ये अनसेचुरेटेड पोजीशन से सेचुरेटेड पोजीशन में आना चाहेंगे, तो ये एडिशन रिएक्शन देंगे। यहां अगर आप हाइड्रोजन ऐड कर दिए तो ये हाइड्रोजन के लिए अपने बॉन्ड को फ्री कर देंगे, हाइड्रोजन के लिए अपने बॉन्ड को फ्री कर देंगे और सिंगल बॉन्ड से ही अपनी सारी वैलेंसी को कंप्लीट कर लेंगे और ये सेचुरेटेड की पोजीशन में आ जाएंगे। तो जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है, ये एडिशन रिएक्शन देंगे, ये एडिशन रिएक्शन देंगे, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि एडिशन रिएक्शन में कौन कौन से अभिकारक हैं जो एडिशन रिएक्शन के लिए कैटालिस्ट हैं, कौन कौन से कैटालिस्ट प्रयुक्त होते हैं। तो यहां पर 3 कैटालिस्ट एडिशन के लिए प्रयुक्त होंगे, निकिल होगा, प्लैटिनम होगा, प्लैटिनम होगा। देखो निकिल, प्लैटिनम और प्लैटिनम, थोड़ी थोड़ी बातें आप सीख लो, फिर आगे हम लोग को बहुत ज्यादा बात नहीं करनी पड़ेगी। निकिल होगा, प्लैटिनम होगा और प्लैटिनम होगा। इनमें क्या होता है, इनके सरफेस पे पोर्च होते हैं छोटे छोटे। जैसे मान लीजिए निकिल का सरफेस है तो यहां पर छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, पोर्च का मतलब छोटे छोटे गड्ढे होते हैं। जब हाइड्रोजन इस पर पास कराई जाती है तो इन गड्ढों में हाइड्रोजन फंस जाती है, तो यहां पर एक्सेस मात्रा में हाइड्रोजन रहती है। यही हाल प्लैटिनम का होता है, यही हाल प्लैटिनम का होता है। तो इन पर एक्सेस मात्रा में इनके सरफेस पर हाइड्रोजन रहती है, तो ये हाइड्रोजन आराम से प्रोवाइड करा सकते हैं। तो यहां पर जो हम लोग कैटालिस्ट यूज करते हैं एडिशन रिएक्शंस के लिए, खासकर हाइड्रोजन के एडिशन के लिए, वो कौन कौन सा यूज करते हैं, निकिल, प्लैटिनम और प्लैटिनम। और दूसरा हम लोग कहते हैं कि हाइड्रोजन का एडिशन देखते हैं। हाइड्रोजन जो 17th ग्रुप होता है, हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे 17th ग्रुप होता है। 17th ग्रुप में 17वां ग्रुप जो होता है उसमें फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है और आयोडीन होता है। ये हैलोजन फैमिली कहलाती है, ये हैलोजन फैमिली कहलाती है, हैलोजन फैमिली कहलाती है। हैलोजन का मतलब यहां समझ लो, हैलोजन 2 शब्दों से मिलकर बना है, हैलो और जेन। हैलो का मतलब होता है सॉल्ट, लवण, और जेन का मतलब होता है प्रिपरेशन, बनाना। तो जो साल्ट बनाते हैं, साल्ट कौन, नमक साल्ट, ध्यान रखिएगा, साल्ट कौन सा, नमक साल्ट। जो भी तत्व नमक साल्ट बनाने के लिए प्रयुक्त होते हैं उनकी फैमिली जो होती है उन्हीं को हैलोजन फैमिली कहते हैं। तो जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है ये नमक साल्ट में यूज होते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, क्लोरीन यूज हुआ सोडियम के साथ, तो जो साल्ट बना हो नमक का साल्ट हो गया। सोडियम ब्रोमाइड अगर होगा तो भी नमक का साल्ट हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड होगा तो भी नमक का साल्ट हो जाएगा। तो हैलो का मतलब साल्ट और जन का मतलब बनाना या प्रिपरेशन। तो जो नमक वाले साल्ट बनाने वाला जो समूह होता है उसी को हैलोजन कहते हैं। अब शेष चीजें अगले लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हाँ, एक बात ये ध्यान रखिए कि हम लोग थोड़ा डीप से इसको पढ़ेंगे क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक्स है। जो बच्चे 10th लेवल के कंपटीशन या आगे अपने केमिस्ट्री को एज ए सब्जेक्ट रखना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियोज
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप पूरे वीडियो को देखिएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।